ईशा का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ और पिताजी, छोटा भाई और एक छोटी बहन है। ईशा के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालिसिस हो आ जाता है। ईशा पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। ईशा ग्रेजुएट है। वह अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को ईशा पर गर्व है। ईशा के इस दौरान कई अच्छे रिश्तों को मना कर दिया। ईशा को पता था कि अभी उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। वह अपने घर को ऐसी हालत में छोड़कर शादी नहीं करना चाहती थी और फिर पता नहीं शादी के बाद कैसा परिवार और पति मिले। इन सब बातों को देखते हुए अभी वह शादी से दूर रहना चाहती थी। इन रिश्तों में से कुछ कुछ उनके रिश्तेदारों ने बताए थे, इसलिए इस दौरान अब ईशा से थोड़ा जलने लगे। उन्होंने ईशा के लिए अपनी एक सोच बना ली थी। उन्हें लगने लगा था कि ईशा बड़ी घमंडी हो गई है। इस कारण अब रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे बात कम कर दी। एक लड़का कुछ दिनों से ईशा को फॉलो कर रहा होता है। लड़के को ईशा अवॉइड करती है। लड़के का नाम रचित है। रचित ईशा को दूर से ही देखता है। कभी उसने ज्यादा पास आने की कोशिश नहीं की। ईशा को पता था कि वह उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन कुछ ही दिन में रचित के बर्ताव से वह समझ गई कि वह किस तरह का है। जब ईशा कभी उसके पास से गुजरती तो वह दूर होने लगता। वह घबरा जाता था। ईशा को मन ही मन उसकी यह बातें अच्छी लगने लगी। उसके दिल के किसी कोने में प्यार ने दस्तक देना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन अचानक रचित का रिश्ता लेकर उसकी माँ उसके घर आ जाती है। ईशा को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। रचित की माँ उसकी तस्वीर लेकर उनके घर आई थी। रचित अच्छी पैसे वाली फैमिली से था, इकलौता लड़का था। ईशा के घर वाले इस रिश्ते से काफी खुश थे। रचित की मम्मी ने यह बताया था कि उनका लड़का ईशा को बहुत पसंद करता है। ईशा को इस बात का पता चला तो उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे रिएक्ट करे। वह मन में आया कि पहले वह रचित से कुछ बात करना चाहती है। अगले दिन जब वह ऑफिस गई तब उसने सोचा था कि वह रचित से बात करेगी। रचित उसे दिखाई दिया। हमेशा की तरह वह आज भी थोड़ा दूर ही खड़ा था। ईशा के पैर जैसे जम गए हो। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह आगे नहीं गई। आज ईशा की आंखों में एक अलग ही शर्म आ गई थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि ईशा की बची हुई कुछ हिम्मत भी टूट गई। रचित अपने साथ एक कट आउट लाया था जिस पर लिखा था, प्लीज मैरी मी ईशा। यह देखकर वह पिघल गए। ईशा के माता पिता भी इस रिश्ते को लेकर खुश थे। ईशा को भी लगा कि शायद यही वह लड़का है जिसे वह ढूंढ रही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। ईशा खुश थी। उसके मन में रचित से बात करने की इच्छा थी, लेकिन रचित की तरफ से कोई पहल नहीं होने के कारण वह चुप थी। ईशा को रचित और उसके बीच की वह एक खामोशी पसंद थी। शादी के दिन के लिए दोनों घर वाले जल्दी में थे, इस कारण शादी जल्दी में की गई। शादी पक्की होने के बाद ना तो रचित उसे दिखाई दिया, ना ही उसकी तरफ से कोई फोन आया। रचित शादी के दिन ही उसे कई दिनों बाद दिखाई दिया। काफी दिनों के बाद ईशा ने रचित को देखा था। ईशा के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वहीं दूसरी ओर रचित बहुत नर्वस लग रहा था। रचित की शादी उसकी मनपसंद लड़की से होने जा रही थी। उसे होने जा रही थी जिसे वह प्यार करता था। फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। ईशा को भी यह बात अजीब सी लगती थी। उसको अंदाजा हो जाता है कि कुछ बात है, लेकिन अब सारी बात ईशा के बात करने से ही पता चलती। ईशा और रचित की शादी हो गई। अब घड़ी आ गई जब ईशा रचित से पहली बार बात करने वाली थी। वह सुहाग रात की सीट पर बैठी है और बाहर से कई लोगों की आवाज आ रही है। तभी वह बैठी बैठी सोचती है कि वह उन्हें आवाज से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने कभी उसकी आवाज सुनी ही नहीं। फिर रचित कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। ईशा एक नजर चुपके से उठाकर उसे देखती है। वह भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। काफी देर हो जाती है। ईशा को अजीब लगता है क्योंकि रचित ना तो कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। ईशा को लगता है कि उसे उनके बीच की इस खामोशी को तोड़ना होगा। फिर ईशा की पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद है। रचित उसकी ओर मुड़ता है। उसके चेहरे को देखकर ईशा को थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि चेहरे पर एक अजीब सा डर था। ईशा उससे पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो है ना? रचित केवल गर्दन हिलाता। ईशा बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। रचित अभी भी चुप रहता है। ईशा फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रचित की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। सुहाग रात पर अगर पति की आंखों में आंसू दिखे तो आप सोचिए लड़की की क्या हालत होगी। ईशा घबरा जाती है
क्या हुआ, मुझे बताइए तो। अब ईशा को रचित का वह सच पता चलता है जिसकी वजह से रचित घबराया हुआ था। रचित अब सांकेतिक भाषा में बताता है कि वह बोल नहीं सकता। ईशा को धक्का लगता है, जैसे कि बहुत जोर से किसी ने धक्का मारा हो। वह चुप हो जाती है और रचित से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चलता है कि उसके परिवार वालों के द्वारा धोखा हुआ है और खुद रचित ने भी उसे यह नहीं बताया था। वह बिस्तर पर बैठी बस यही सोच रही थी कि अब क्या करूं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। रचित अपनी आंखों में आंसू लिए ईशा को हाथ लगाता है। ईशा उसके हाथ को जोर से हटा देती है और कहती है, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। वह उसी समय अपने घर जाना चाहती है, लेकिन रात होने की वजह से उसके पैर रुक जाते हैं। ईशा बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। रचित बाहर बिस्तर पर बैठा चिंता में डूबा है। सारी रात ऐसे ही निकल जाती है। उस बंद बाथरूम में ईशा के मन में कई ख्याल आ रहे थे। आखिरकार उसने एक फैसला किया। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता करवाना चाहिए था। ईशा ने फैसला लिया कि अब वह कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। उसने फैसला किया कि झूठ से बनाए यह रिश्ता वह नहीं चाहती। रचित की माँ ईशा के घर जाती है। ईशा की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। ईशा उन्हें रोकती है। वह पूछती है, आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? रचित की माँ नीचे मुंह किए चुप रहकर सारी बात सुनती रहती है। रचित की माँ कहती है, मैं एक माँ हूँ, अपने बेटे का भला चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं हैं। वह ईशा को पसंद करता है, इसलिए वह ईशा से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा था। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने रचित को भी झूठ बोला कि तुम मान गई हो, लेकिन शादी से पहले उसे पता चला कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो चुकी थी, इसलिए वह खुश नहीं था। ईशा, शायद तुम मुझे समझ पाओ। ईशा अभी भी गुस्से में है। वह बोलती है कि मुझे रचित के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वह मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक के बाद से भी रिश्तेदार तो ईशा और उसके परिवार की इस हालत। उसने सोच लिया था कि वह रचित से तलाक ले लेगी और इसके लिए उसने कानूनी कार्रवाई शुरू भी कर दी। कुछ दिन उसके इन्हीं बातों में निकल गए। ईशा अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वह जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर रचित उसे दिखाई देता है, दूर से ही बस। अब वह ईशा को देखता है। ईशा के ऑफिस के बाहर वह आता है। 15 दिनों तक ईशा उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे? ईशा की बातों को वह सुन रहा होता है। वह ईशा को इशारों में कॉफी पीने को कहता है, लेकिन ईशा वहां से चली जाती है। रचित ने अब हर रोज का काम बना लिया। एक दिन फिर वही रचित खड़ा रहता है। ईशा उसके पास जाकर कहती, क्या चाहते हो? अब तो मेरी जिंदगी खराब कर दी तुमने। रचित फिर कॉफी का इशारा करता है। ईशा कहती है, कॉफी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे? रचित गर्दन हाँ में हिलाता है। पास के ही एक रेस्टोरेंट में टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। रचित अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। ईशा उसको देख भी नहीं रही है। ईशा के फोन में मैसेज आता है। रचित का लिखा हुआ होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी कोई कह सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती है। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। ईशा का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वह धीरे से अपनी आंखें उठाकर रचित की आंखों में देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह अपनी आंखों को रोक नहीं पाती। फिर वह उसी संकट में पड़ जाती है जहां उसके सामने कई सवाल रहते हैं। रचित टेबल पर रखे ईशा के हाथ पर अपना हाथ रखता है। ईशा बोलती है, अपनी इमोशनल लाइन और भोली शक्ल से तुम्हारी गलती नहीं छिप जाएगी। अब दोनों के बीच में एक अजीब सी चुप्पी बन गई। रचित को लगता है कि ईशा ने उसे अभी भी शायद माफ नहीं किया। वह अपना हाथ ईशा के हाथ से हटाकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ईशा उसका हाथ पकड़ लेती है। बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे? मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझा। वह खड़ी होती है और रचित से बोलती है, चलो मेरा सामान वापस लाना है मेरे घर से, अब तुम ही उठाकर ले जाओगे। रचित उठकर ईशा को हक कर लेता है। गले गीले शिकवे मिटाकर इस तरह उनके नए जीवन की शुरुआत होती है।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।